सुप्रभात छात्रों। कल के लेक्चर में हमने काव्य दोष जो है, काव्य दोष के बारे में चर्चा कर ली थी। तो काव्य दोष जो है वो काव्य दोष यानी कई लोगों ने अलग अलग माने हैं, लेकिन साहित्यकारों ने सभी ने मिलकर यानी 3 काव्य दोष माने हैं, और वह है शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। और शब्द दोष के कई 16 प्रकार माने गए, लेकिन मुख्य तौर से 2 ही यानी मुख्य माने गए हैं शब्द दोष, जो श्रुति पटल दोष और दूसरा जो है अश्लीलता दोष। यानी श्रुति पटल और अश्लीलता ये 2 दोष जो है वह यानी शब्द दोष के माने गए हैं, और बाकी बचे हुए जो है अर्थ दोष और रस दोष जो है वे 2 बचे हुए हैं। जैसे हम देखते हैं अर्थ दोष क्या है, जैसे हम देख रहे थे कि यानी श्रुति पटल और अश्लीलता, तो उसमें से हम देखते हैं कि यानी अश्लीलता क्यों निर्माण होती है, या अश्लीलता यानी घृणा निर्माण होती है, और श्रुति काव्य दोष यानी हम सुनते हैं तो उसमें क्या है, उसके प्रति हमें घृणा निर्माण होती है, इसी कारण उसमें दोष दिखाई देता है। तो अर्थ दोष में क्या है, अर्थगत दोष में काव्य में शब्दों का अर्थ ग्रहण ही आनंद एवं प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी काव्य में शब्दों का अर्थ ग्रहण ही आनंद एवं प्रभाव उत्पन्न करता है। जहाँ अर्थ ग्रहण में बाधा होती है वहाँ अर्थ दोष पाया जाता है। यानी अर्थ में यानी सार्थक अर्थ की प्रतीति करता है, तो यह सार्थक अर्थ की प्रतीति करने में बाधा निर्माण होती है, तो वही यानी क्या होता है, अर्थगत दोष होता है, ऐसा माना जाता है। आचार्य मम्मट ने 23 प्रकार के अर्थ दोषों का उल्लेख किया है। अर्थ समझने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। यानी जैसे हम देखते हैं मम्मट यानी बहुत बड़े भाषा विज्ञान मान के अध्यापक माने जाते हैं, और उन्होंने अर्थ दोष के यानी 23 प्रकार माने हैं, और इसमें वे कहते हैं अर्थ समझने में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। जो पाठक पढ़ता है उसके ध्यान में सहजता से अर्थ समझ में आना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। अर्थ में परस्पर विरोध नहीं होने चाहिए, अर्थ में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए, एक ही अर्थ उससे निकलना चाहिए। अर्थ प्रकटीकरण में नवीनता आनी चाहिए। अर्थ को जान लेने पर चित्त में न तो अमंगल की भावना होनी चाहिए और न ही उद्वेग निर्माण होना चाहिए। यानी काव्य जो है, काव्य का उद्देश्य जो होता है वो आनंद प्राप्ति होना चाहिए। इसीलिए मम्मट कहते हैं कि काव्य के प्रकटीकरण में नवीनता तो आनी चाहिए, लेकिन यानी उसका अर्थ जान लेने के बाद चित्त में अमंगल का निर्माण नहीं होना चाहिए, या अमंगल भावना निर्माण नहीं होनी चाहिए, और न ही उद्वेग उत्पन्न होना चाहिए। तो यही जो साहित्य है जहाँ अमंगल की भावना निर्माण नहीं होती और उद्वेग निर्माण नहीं होता, वही काव्य जो होता है वह यानी आनंद देने वाला काव्य होता है, ऐसा माना जाता है। इसी कारण जो है अर्थगत दोष जो है तो ये नहीं होता, उद्वेग निर्माण करने वाला और अमंगल की भावना निर्माण करने वाला काव्य नहीं होता, तो वो अच्छा काव्य कहा जाता है। तो यह जहाँ है वो जिस काव्य में है वही अर्थगत दोष माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार किसी पद के मुख्य अर्थ के अनुपकारी होने पर अपुष्ट दोष होता है। जिस प्रकार जिस पद की अनुपस्थिति में भी अर्थ की अर्थ को हानि पहुंचती है। जैसे उदाहरण के रूप में उन्होंने यहाँ किया है, सारे उपवन में विशाल वायुमंडल में प्रेमी प्रीति संभव के मंगल मानते हैं। जैसे यहाँ यानी एक विशाल है, पहली पंक्ति जो है, सारे उपवन के विशाल वायुमंडल में, वायुमंडल विशाल ही है,
उसको विशाल उपमा देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वे कहते हैं प्रकृति जो है समुद्र, विशाल समुद्र, अरे समुद्र तो विशाल ही है, उसे विशाल कहने की नहीं आवश्यकता नहीं है। लेकिन विशाल यहाँ जब हम विशेषण लगाते हैं तो उसी समय यहाँ यानी अर्थगत दोष निर्माण हो जाता है। तो ये उसे वायुमंडल को विशाल की उपमा दी है, यह उसे विशेषण लगाया है, इसी कारण क्या है उसके हानि हो जाती है। उसके वायुमंडल के विस्तृतता जो है उसके यानी उसे हम नाप नहीं सकते हैं, तो उसको हमने मर्यादा में बांध दिया है, इसी कारण विशाल उसको उपमा दी, यह गलत मानते हैं। प्रेमी प्रीति संभव के मंगल मानते हैं, और प्रेमी प्रीति संभव के मंगल मानते हैं। तो इस पद में विशाल विशेषण निरर्थक है, क्योंकि वायुमंडल तो विशाल होता ही है। जहाँ एक ही शब्द और एक अर्थ को बार बार आवृत्ति हुई है वह पुनरुक्त अर्थदोष होता है। इससे कवि के शब्द दारिद्र्य का पता चलता है। जैसे कई लोग जैसे हम देखते हैं तो हिंदी भाषा में उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यानी ऐसे शब्द हम गढ़ेंगे उस कविता में तो हमें क्या होगा, अच्छा महत्व प्राप्त होगा। लोग कहेंगे कि यानी उसे बहुत ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। लेकिन यह जो लोग होते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाले भाषाविद होते हैं, तो वे कहते हैं कि वह उनका शब्द दारिद्र्य है, उनका विशाल शब्द भंडार जो विशाल नहीं है, वो यहाँ से वहां से चुरा कर शब्द लेता है और अपनी कविता गढ़ाने का काम कर देते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, तब क्या है तो कहते हैं कि यह शब्द यानी अर्थगत दोष निर्माण हो जाता है। दूसरा एक उदाहरण यहाँ उन्होंने दिया है, धन्य है कलंकहीन जीना, एक क्षण का युग युग जीना सकलंक धिक्कार है। स्पष्ट है कि पुनरुक्त अर्थदोष के कारण कविता के प्रभाव और आनंद में बाधा उपस्थित है। धन्य है कलंकहीन जीना एक क्षण का, यानी मनुष्य का जीवन ही कलंकहीन होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। जैसे परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार अगर किस पर कोई कलंक लगता है तो जब तक वो कलंक, जैसे आरोपी हम कहते हैं, सिद्ध नहीं होता तब तक हम उसे आरोपी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वह साबित होना चाहिए। इसके बहुत सारे प्राचीन साहित्य में उदाहरण हमें मिलते हैं। तो कलंकिनी, जैसे अहल्या को कलंकिनी कहा गया है, जैसे मीराबाई को उनके कुल के लोगों ने, उनके परिवार ने कहा कि हमारे कुल के लिए कलंक है, लेकिन उसने क्या बुरा किया था, कुछ भी बुरा नहीं किया था मीराबाई ने। महादेवी भी उसी तरह ही है, महादेवी के बचपन में विवाह हुआ था, वो छोटी थी इसी कारण ससुराल मायके थी। जब वो बड़ी हो गई उसे ससुराल भेजा गया, तब उनके पति ने दूसरा विवाह कर दिया था पहले ही। फिर वो यानी अपने पिता के पास आ गई, लेकिन पिताजी ने उसे स्वीकारा नहीं। उन्होंने कहा आपको ससुराल भेजा है, आपको वहां रहना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने भी उसे यानी छोड़ दिया था, पिता ने नहीं स्वीकारा। फिर वह यानी आश्रम घूमती रही, एक आश्रम में पहुंची तो वहां मैंने उसे कहा कि आपको यहाँ की जो स्त्रियां रहती है उसी तरह रहना पड़ेगा। तो कहती है ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन यहाँ के मठाधिपति जो है उनसे मुझे बात करनी है। तो वो कहते हैं ठीक है। दूसरे दिन उनके साथ वार्ता के लिए, बात करने के लिए उनके बुलाया गया, और उस स्वामी और महादेव वर्मा के बीच में एक पर्दा रखा गया, और स्वामी जी पर्दे के उस पीछे से बोल रहे थे और महादेव वर्मा इधर से। तो उन्होंने पूछा कि यानी पर्दे से क्यों आप बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम सीधे स्त्रियों से बात नहीं कर सकते हैं। तो वो कहती है कि मुझे यह मंजूर नहीं है, मैं आपके आश्रम को छोड़ रही हूँ। तो इतना संघर्ष उनके जीवन में हमें दिखाई देता है
तो यहाँ जो है यानी एक कविता में आनंद में बाधा बनता हुआ दिखाई देता है, एक ही अर्थ। तो यहाँ कलंक जो है, कलंक शब्द जो है वह यहाँ ठीक नहीं लगता है, इसी कारण यहाँ अर्थगत दोष निर्माण होता है। और दूसरा जो है, तीसरा दोष जो है वह है रसगत दोष या रस दोष मानते हैं। तो इस रस कविता का अनर्वचनीय आनंद है, लेकिन जहाँ रसास्वाद में बाधा उत्पन्न हो जाती है वहाँ विद्वानों ने विविध रसों को अस्वीकृत किया है। वैसे देखा जाए तो कविता में रस का स्पष्ट उल्लेख अपने आप ही एक दोष है। इन कवियों ने रस के स्थायी, संचारी और व्यभिचारी भावों को स्वयं वर्णित कर रस के स्वाभाविक उद्रेक को बाधित किया है। आचार्य मम्मट ने 13 प्रकार के रसदोषों की चर्चा की है। जैसे हम कहते हैं, जैसे यहाँ मम्मट ने भी अर्थगत दोष जो है वह 23 प्रकार के अर्थगत दोष माने हैं, और यहाँ वे यानी आचार्य मम्मट ही यानी रसगत दोष जो है 13 प्रकार के मानते हैं। यानी रस के जो अवयव होते हैं हम, तो रस के अवयव स्थायी भाव, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव, ऐसे रस के जो अंग है 3 प्रकार के अंग माने हैं। स्थायी भाव यानी चिरकाल तक हमारे शरीर में रहते हैं, जो 9 स्थायी भाव होते हैं। और जैसे संचारी भाव जो होते हैं, संचारी भाव 33 प्रकार के संचारी भाव होते हैं। और व्यभिचारी भाव जो है, जैसे वो उनका कोई स्थान नहीं होता है, इधर उधर सभी जगह भटकते हुए होते हैं, इसी कारण उसे व्यभिचारी कहा जाता है। तो यानी स्थायी भाव, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव एक 3 प्रकार के भाव होते हैं, और वह यानी सभी विद्वानों ने उसे मान्य कर दिया है, और वे स्वाभाविक उद्रेक को बाधित किया है, यानी वे सभी ने मंजूर कर दिया है। उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा है, आह कितना सकरुण मुखता, आद्र सरोज अरुण मुखता। इस पंक्तियों में करुण रस का कवि स्वयं उल्लेख करता हुआ दिखाई देता है। आह कितना सकरुण मुखता, यानी सकरुण जो है यानी करुण यानी दुख से पूर्ण, यानी करुण रस की निर्मित जो होती है वो दुख से होती है। सकरुण जो उसे स प्रत्यय लगाया है वो यहाँ यानी क्या हो जाता है, रसगत दोष निर्माण कर देता है। तो यानी करुण रस अगर कहता, आह कितना करुण मुखता, आद्र सरोज अरुण मुखता, यानी सकरुण कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसा उनका कहना है। जहाँ रस स्थायी भाव या व्यभिचारी भाव की पुष्टि उनसे संबंधित भावों का वर्णन किए बिना ही उनसे शब्दशः कथन से ही की जाए तो वह रसदोष हो जाता है। तो यहाँ यानी जैसे हम देखते हैं, कुल मिलाकर यानी दोषपूर्ण काव्य निंदा का पात्र होता है। दोषपूर्ण काव्य हम लिखते हैं तो उसमें निंदा ही होती रहती है, यानी क्योंकि जैसे हम देखते हैं तो वह कवि का यानी जैसे अर्थगत दोष जो है उसमें हम अर्थगत दोष प्राप्त हो जाता है तो वह कवि का यानी शब्द दारिद्र्य दिखाई देता है। रसगत दोष होता है तो भी यानी हम व्यक्ति जो यानी कवि जो होता है लोगों के टीका टिप्पण का कारण बन जाता है, चाहे उसमें शब्द और अर्थ दोष में से कोई भी एक हो। कविता का अपकर्ष करने वाले दोषों से बचकर ही कोई श्रेष्ठ कवि हो सकता है। जैसे हम यानी अर्थ और रसदोष में से कोई भी एक हो तो हम यानी निंदा के यानी जैसे हम देखते हैं निंदा के पात्र कवि बन जाता है। कविता का अपकर्ष कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर ये अपकर्ष करने से हम बचते हैं तो वह श्रेष्ठ कवि कह सकते हैं। तो अपकर्ष करना नहीं चाहिए। जैसे हम विकास करने वाले हैं तो यानी अपकर्ष करने के पात्र बन जाएंगे तो निश्चित तौर पर वह यानी क्या हो जाएगा, वह निंदा का पात्र जरूर बन जाएगा। तो ऐसा यह जो टॉपिक है काव्य दोष,
काव्य दोष 3 प्रकार के, काव्य गुण 3 प्रकार के, काव्य दोष 3 और काव्य गुण 3। और काव्य दोष में हमने देखा यानी रसगत दोष है, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, ऐसे 3 दोष है। और गुण में माधुर्य है, ओज है और प्रसाद है। तो ये 3 गुण है और 3 दोष है, ऐसे कुल मिलाकर यानी 6 शब्द काव्य दोष गुणों में हो जाते हैं। तो इस पर हम जो प्रश्न पूछते हैं तो उसी तरह आ जाता है कि यानी जैसे काव्य दोषों पर प्रकाश डालिए, या जैसे काव्य के गुणों पर प्रकाश डालिए, या जैसे हम देखते हैं कि उसके बारे में एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यानी इस तरह आ जाते हैं। क्योंकि अधिकतर विद्वान काव्य में डैश गुण मानते हैं, यानी कितने गुण हैं, 3 गुण है, तो डैश गुण मानते हैं। ओज गुण में डैश उत्पन्न करते हैं, जैसे तेज, निराशा, आनंद और क्रोध। ओज गुण जो है, ओज गुण में ट ठ ड ढ के प्रयोग किया जाता है। तो यानी तेज निर्माण करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए ये ओज गुण महत्वपूर्ण जाता है। जहाँ अर्थ ग्रहण में बाधा होती है वह डैश दोष होता है, यानी अर्थ ग्रहण दोष होता है, वहाँ यानी अर्थ दोष होता है, यानी अर्थ ग्रहण करने में ही दोष निर्माण होता है, तो वहाँ अर्थ दोष हो जाता है। तो ऐसे जहाँ है यानी जहाँ यानी जहाँ रस ग्रहण में बाधा होती है वह डैश रस होता है, तो वहाँ भी हम देखते हैं तो रस दोष होता है। तो ऐसे जो है यानी उस पर सवाल भी यानी काव्य के दोषों पर टिप्पणी के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं कि यानी उसके बारे में काव्य दोष पर चर्चा कर दीजिए या काव्य गुण पर चर्चा कर दीजिए। और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है कि काव्य के कितने गुण हैं, काव्य के कितने दोष है, यह भी होता है। या दूसरा जो होता है कि यानी माधुर्य गुण में डैश वर्णों को त्याज्य किया जाता है, माधुर्य गुण में डैश वर्णों को त्याज्य किया जाता है, जैसे ट ठ ड ढ को त्याज्य किया जाता है। ओज गुण में डैश गुणों का प्रयोग किया जाता है, उसमें यानी ट ठ ड ढ का प्रयोग किया जाता है, यह उसका उपयोग होता है। और तीसरा जो है प्रसाद गुण, प्रसाद गुण जो है शीतलता, सभी को आनंद देने वाला यह प्रसाद गुण है। तो ऐसे ये 3 गुण है और 3 दोष है। तो यहाँ जो दूसरा टॉपिक यूनिट जो है काव्य दोष, काव्य गुण, यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम दूसरा यूनिट देख लेंगे।